नमस्कार, आदाब। मैं शरिया से स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी ने नूर रैली में पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों। ईडी के निशाने पर आए पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन। देवेंद्र फडणवीस पर भड़के संजय राउत, पूछा क्या होता है वोट जिहाद। दिल्ली के जैतपुर में डॉक्टर की गोलियों से भूनकर हत्या, कहीं ये टारगेट किलिंग तो नहीं। हाथरस भगदड़ केस में 3200 पेज की चार्जशीट से भोले बाबा गायब, आरोपियों में 2 महिलाएं, 121 की मौत का जिम्मेदार कौन। बदले की आग में जल रहे इजराइल ने लेबनान पर किया हमला। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के नूंह में प्रचार अभियान के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी काफी कूल नजर आए, लेकिन बेरोजगारी, संविधान और नफरत के मुद्दे पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर काफी आक्रामक हमले करे। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश के संविधान को खत्म करने पर तुली है, हमें इसके साथ डटकर मुकाबला करना है। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। राहुल गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही है। संविधान और लोकतंत्र बचेगा तभी गरीबों, किसानों, मजदूरों को अपना हक मिलेगा। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात भाईचारा। ये लोग जहां भी जाते हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं, कहीं भाषा की बात करेंगे, कहीं धर्म की बात करेंगे, कहीं जात की बात करेंगे। नफरत को मिटाना है भाई और बहनों। हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है। और ये आपने पूरे देश को दिखाया है कि ये देश नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो हमने की है, हर मिनट हम करते हैं कि हम इन देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे। इस देश में मोहब्बत जीतेगी, भाईचारा जीतेगा, एकता जीतेगी। भाई और बहनों, नफरत से देश कमजोर होता है, नफरत से दुख फैलता है, डर फैलता है। मोहब्बत ही नफरत की काट है, मोहब्बत से भाईचारा फैलता है, मोहब्बत से ही देश की प्रगति होती है। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही है, ये बीजेपी की ए बी सी डी ई एफ टीम्स है, इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। आखिरी बात, यहां हमारे किसान हैं, किसानों को धान का पैसा नहीं दिया गया है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, वैसे ही उसी दिन हरियाणा के किसानों को धान का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी हम गारंटी एमएसपी किसानों को। वहीं ईडी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के वित्तीय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। उन्हें आज बुलाया गया है। ईडी ने पिछले साल नवंबर में इस मामले में तेलंगाना के 9 स्थानों पर छापेमारी की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए थे। ईडी के मुताबिक हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की। उन्होंने निजी कंपनियों को उच्च दरों पर ठेके दिए और एसोसिएशन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि करीब 20 करोड़ रुपए के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डीजी सेट फायर फाइटिंग स्टार्टअप और कैनोपीस राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए खरीदनी थी। मामला सामने आने के बाद हैदराबाद की एंटी करप्शन की ओर से इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिस पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी। सूत्रों का कहना है कि ईडी आज अजहरुद्दीन से इन्हीं सब पर सवालों के जवाब पूछेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। आज शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं। संजय राउत ने कहा है कि क्या होता है वोट जिहाद। इस देश का नागरिक मुसलमान, जैन, हिंदू, पारसी सब हैं, सभी वोट करते हैं। अगर वो आपको वोट करते हैं तो चलता है,
वोट जिहाद की बात है तो आप मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून क्यों लाए? आपको और समाज के लोग वोट देते हैं तो क्या आप इस पे कुछ कहेंगे? दूसरी तरफ अजीत पवार कहते हैं कि हम मुस्लिमों को 10% वोट देंगे, मतलब कैंडिडेट देंगे हमारे पार्टी से। तो किस तरह से क्या होता है वोट जिहाद? मुझे बताइए। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है। अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। ये क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं, फडणवीस जैसे लोग? हाँ, ये गांधी का देश है ना। कल प्रधानमंत्री ने गांधी के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है, आप देखिए, और बोलते हैं हम सब लोग गांधी विचार से अलग हो गए। तो आप कहाँ गांधी विचार मानते हो? आप कहाँ? ये वोट जिहाद वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से पहले आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। इससे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है। 36 बिरादरियां उन्होंने तय कर लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। दलित कांग्रेस के साथ है, बीजेपी मुद्दा विहीन है। उन्होंने अब तक अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बताई है। प्रचार अच्छा चला है और सारा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और 36 बिरादरी ने फैसला कर रखा है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोशिश की दलितों को एक मुद्दा बनाने की इस चुनाव में, क्या लगा? दलित कांग्रेस के साथ है, जो असली पार्टी तो दलितों की कांग्रेस है। तो क्या प्रेडिक्शन देखते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा ही नहीं, कोई अपनी अचीवमेंट उपलब्धि बताई नहीं है। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने से कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। वीर सावरकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कांग्रेस के लोगों ने केवल सत्ता का भोग भोगा है। आज वीर सावरकर का अपमान करके कांग्रेस ने दिखा दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों को साफ दिखता है कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हों और भारत को बदनाम करते हों तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा, वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था, उस पर तो माफी मांगी नहीं। आज वीर सावरकर के अपमान कर कांग्रेस ने दिखा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के उनके मन में कोई जगह नहीं। चाहे वो सरदार पटेल हो, इनकी सरकारों के समय तो एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था टेक्स्ट बुक में। किसको? भगत सिंह जी को भी। ये कांग्रेस की मानसिकता थी और आज वीर सावरकर को नीचा दिखाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये लोग केवल एक परिवार तक ही सीमित हैं, जिस परिवार ने सत्ता का सुख भोगा। आज जिस तरह से जिन्ना देश को बांटकर अपने लिए एक प्रधानमंत्री का पद ढूंढते थे, आज देश के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाकर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में 10 सालों में पूरे हुए कार्यों को देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए फ्लाईओवर का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास,
युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। के अंदर 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना, और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो औरतें हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की पावन भूमि है, लेकिन हरियाणा भी है। दिल्ली के जैतपुर स्थित नीमा अस्पताल में हमलावरों ने अस्पताल स्टाफ से ड्रेसिंग के बाद कहा कि उनको डॉक्टरों को दिखाना है। इसके बाद कैबिन में पहुंचते ही हमलावरों ने डॉक्टरों को एक के बाद एक कई गोलियां मार दी। डॉक्टर की हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। थाना पुलिस की सारी टीमें हमलावरों की तलाश में जुट गई हैं। नीमा हॉस्पिटल एक छोटी सी नर्सिंग होम है जो नरगिस मस्जिद खड्डा कॉलोनी है, थाना कालिंदी कुंज का इलाका, वहां ये है। 3 बेड का ये एक सेटअप है। इसमें एक यूनानी प्रैक्टिशनर थे मिस्टर जावेद। तो घटना का क्रम ये है कि कल करीब 1:15 बजे 1:15 के आसपास 2 लड़के आए। एक लड़के के पैर में चोट था, उसने ड्रेसिंग करने के लिए कहा, तो वहां जो एक कंपाउंडर था उसने उसकी ड्रेसिंग कर दी। ड्रेसिंग करने के बाद ये लड़के अचानक से जावेद के पास गए, जो डिसीज्ड है जावेद जी, उनके पास गए और उनके सर में गोली मार दी। उसके ड्रेसिंग के दौरान उन लोगों का कोई रास्ता नहीं रहा, उनसे कोई बातचीत नहीं रही और अचानक से अनप्रोवोक्ड एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये दोनों लड़के प्रीवियस नाइट भी आए थे और उन्होंने ड्रेसिंग कराई थी और ड्रेसिंग कराने के बाद 100 रुपए की पेमेंट की थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक टारगेटेड किलिंग है और जो एक ये है कि किसी डॉक्टर को नहीं मारा गया है, कोई टारगेटेड किलिंग है। तो ये जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं जावेद साहब, उनको अनप्रोवोक्ड मारा है, तो इसमें बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, एंगल्स को प्रोब कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की हमारी तफ्तीश में हमने जो एक्यूज्ड है, जो एलेज्ड है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसको आइडेंटिफाई करके शॉर्टली उसको हम पकड़ लेंगे। सर, जैसा आपने बताया कि ये जुगनाई एक दिन पहले भी आए थे और लगातार मतलब कि 1-2 दिन हो गए आते हुए भी, तो क्या शुरू मोटिव क्या लग रहा है? फिर ऐसा तो नहीं लग रहा कि सिर्फ किसी को हॉस्पिटल के अंदर मारा? नहीं, मोटिव बड़ा क्लियर है। उनको पता है, रूटीन पता है, रेकी करने आए हैं, वो रेकी करके गए हैं और रेकी करने के बाद अब एक बार एक्यूज मिल जाता है या तफ्तीश थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पता चलेगा कि इनका कोई पर्सनल रंजिश था या किसी के कहने पे किया है। ये बहुत ही अर्ली इन्वेस्टिगेशन है। थोड़ी देर में और जैसे दिन बीतेगा इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। सर, जावेद जी का प्रोफाइल बता दीजिए, कब से यहाँ पे कर रहे थे, क्या? मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पिछले कुछ महीने से यहाँ आते थे। यूनानी प्रैक्टिशनर थे वो, उनके पास एक यूनानी का डिग्री था और बेसिकली जो हॉस्पिटल जिसको कहा जा रहा है बहुत बेसिक छोटा सा नर्सिंग होम है जहां की लोकल पेशेंट्स को जो लोकल प्रॉब्लम्स थी, जो फर्स्ट एड हो गया या जो फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट है, बुखार का, पेट खराब का, इस तरह की ट्रीटमेंट होती थी। और वो अभी तक ये भी पता चला कि शायद वो 1-2 जगह और भी बैठते थे। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल अर्ली स्टेज में है। जैसे इन्वेस्टिगेशन डेवलप करेगा आपसे और इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
कोर्ट ने दिल्ली में एयर क्वालिटी पर नजर रखने वाले केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने फ्लाइंग स्क्वाड को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 अगस्त को CAQM की बैठक हुई, इसमें पराली जलाने पर कोई चर्चा नहीं हुई। 3 साल पहले आदेश दिया गया था कि प्रदूषण करने वालों पर मुकदमा चलेगा, आप आज तक क्यों चुप हैं? इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सख्ती इसलिए नहीं की क्योंकि प्रदूषण में लगातार गिरावट आ रही है। इसके बाद जज ने पूछा, आप इतने गंभीर हैं कि साल में 3 से 4 बैठक करते हैं, सिर्फ लक्ष्य बता रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इस साल पराली जलाने की 129 घटनाएं सामने आई हैं, आपने एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील से पूछा, आपके यहाँ इस साल 129 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न करना निराशाजनक है। आप ये भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि किसान मशीनों का इस्तेमाल करें। इसके जवाब में पंजाब के वकील ने कहा कि छोटे किसानों को समस्या आती है, उन्हें दिल्ली में 1200 करोड़ की सब्सिडी दिलाने के लिए हमने चिट्ठी लिखी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि पंजाब के लिए दिल्ली सब्सिडी क्यों दे। इस पर पंजाब के वकील ने कहा क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में है, अगर केंद्र सरकार स्वीकृति दे तो दिल्ली सरकार से पैसे मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम आवास खाली करने के मसले पर कहा है कि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद घोषणा की थी कि श्राद्ध खत्म होने के बाद वो अपने सीएम आवास को छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे बहुत सारे विधायकों, मंत्रियों, पार्षदों, कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने घर में आने का ऑफर दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने नई दिल्ली क्षेत्र में रहेंगे जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के एक सांसद ने भी ऑफर दिया था कि मेरे घर में रहें। अब फिरोज शाह रोड स्थित हमारे सांसद अशोक मित्तल के घर पर उनके परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार रहेगा। जब तक वो दोबारा चुनाव जीत कर सीएम नहीं बन जाते तब तक वो वहीं रहेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से निकलते ही अनाउंस किया कि मैं तब तक मुख्यमंत्री के पद पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता की अदालत में मैं इस अग्नि परीक्षा को ना पास कर लूं। और उस समय उन्होंने बोला था श्राद्ध चल रहे हैं, जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे मैं एक नए आवास पे शिफ्ट होऊंगा। बहुत सारे लोगों ने उनको न्योता भी दिया और हमारी पार्टी के जो सांसद हैं, जो इस पार्टी मुख्यालय के नज़दीक ही रहते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की जो अपनी विधानसभा है उसमें उनका आवास है, तो उन्होंने उनको न्योता दिया। अब वो अशोक मित्तल जी के साथ उनके आवास पे उनका परिवार रहेगा और वो फिरोज शाह रोड 5 नंबर मकान है। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ शिफ्ट होंगे, बट ये बात तय है कि मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों, दोनों ही निवास स्थान, उप मुख्यमंत्री निवास स्थान और मुख्यमंत्री निवास स्थान को खाली किया जाएगा। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई 2024 को मची भगदड़ की जांच के मामले में पुलिस ने 3200 पेज की चार्जशीट पेश कर दी है। इस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन भगदड़ की चार्जशीट में स्वयंभू बाबा सूरजपाल सिंह और भोले बाबा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। चार्जशीट में 11 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। हालांकि आरोपियों में सूरजपाल सिंह और भोले बाबा का कहीं जिक्र नहीं है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा है कि एक बार कोर्ट के चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद ट्रायल शुरू होगा। 2 जुलाई 2024 को जो हाथरस प्रकरण हुआ था, जिसमें नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो एक साजिश षड्यंत्र के तहत दुर्घटना को अंजाम दिया गया था, उस मामले में जो 11 आरोपी थे उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल हुई है, जो कि 3200 पेजों की चार्जशीट है, जिसमें जमा हो गई है। अब उसके बाद कॉपी सप्लाई, क्योंकि सभी को हार्ड कॉपी चाहिए है, पेन ड्राइव से भी दी जा रही है, हार्ड कॉपी भी चाहिए चार्जशीट के जो भी कंसर्न पेपर्स हैं, तो उनकी सप्लाई आगे 4 अक्टूबर को दी जाएगी। जो यूटीपी अलीगढ़ जेल से पेश हुए थे उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी और फिर उसके आगे प्रोसेस शुरू होगा। फिर उसके आगे केस प्रोसीडिंग शुरू होगी। कुछ लोगों की हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो शिकायतकर्ता देव प्रकाश मधुकर की तरफ से दी गई थी, अब उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन होकर आगे जांच हो और जो उसमें असली दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये प्रोसेस शुरू हुआ। क्योंकि एसआईटी की टीम में ये बात कही गई थी कि पहले ये सारा कुछ हो जाए, फिर यदि इस घटना में साजिश षड्यंत्र हुआ तो उस एंगल से भी जांच हो और उसके बाद
बिहार में एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बयान से लग रहा है कि जैसे पार्टियों के बीच तनातनी का माहौल है। आज जेडीयू के मंत्री जमा खान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक तेवर में दिखे। एक सवाल पर कि नीतीश कुमार करीब 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे, आगे वो क्या करेंगे। इस पर जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान ने कहा है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरी दुआ जल्द कबूल होगी। वहीं विरोधी दल भी नीतीश कुमार को पीएम बनाने में हमारा समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम बने। अगर नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाए तो सभी दलों का समर्थन मिलेगा। जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। मैं बिहार और पूरा देश चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार के पीएम बनने से देश का तेजी से विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने परिवारवाद नहीं किया, उन पर कोई दाग नहीं है, सबको साथ लेकर हमेशा चले हैं, विकास की एक लकीर खींची है। केंद्र की सत्ता की चाबी हमारे पास है। जेडीयू के मंत्री जमा खान ने बयान देकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। इस पर भाजपा ने भी पलटवार किया। नीतीश कुमार को पीएम बनाने वाले बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जमकर बरसे। डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि पीएम पद की वैकेंसी नहीं है। जब से इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा है तब से कुछ बोल रहे हैं। जमा खान मंत्री हैं, जाकर कांग्रेस से नीतीश को पीएम बनाने के लिए बात करें, अन्य दलों से भी बात करें। नीतीश उनको बताएंगे कि क्या बात करनी है। बिहार में बेखौफ बदमाशों ने आरजेडी के बड़े नेता पंकज यादव को मुंगेर में गोली मार दी। पंकज यादव पार्टी में प्रदेश महासचिव थे। वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान उन पर फायरिंग कर दी गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। घटना के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हुई है। शुरुआती जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक पंकज यादव को 3 गोलियां छाती में लगी हैं। जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो बदमाश आए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, नियर अबाउट क्लोज द हार्ट गोली लगी हुई है, सुपरफिशली है, एक बुलेट मिला भी है और अभी स्थिति नॉर्मल है। उनका इंटरवेंशन कर लिया गया है, सब कुछ ठीक है, बीपी भी कंट्रोल है, सारा सिस्टम कंट्रोल में चल रहा है। से हम लोग रिपोर्ट आने का वेट कर रहे थे, तो भी रिपोर्ट भी आ गया, सारा स्थिति नॉर्मल है। कौन सी बुलेट थी, कुछ पता चल पाया क्या? बुलेट ये तो हम नहीं फाइंड कर पाते हैं कि कौन सी बुलेट है, लेकिन फिर भी बुलेट है जो कि यहाँ मिला है और रखा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। सीने में किस साइड लगी है? लेफ्ट साइड सीने में लगी हुई है गोली, 4/5 रिब्स के पास। अभी स्थिति सामान्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक डॉक्टर यादव ने दोपहर लगभग 12 बजे हरियाणा के जज्जर जिले में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया है। इस बात की पूरी संभावना लग रही, जिस प्रकार से माहौल चला है, भाजपामय माहौल बना है पूरा हरियाणा में। जहाँ झज्जर जिले में आया हूँ, यहाँ तो ऐतिहासिक रूप से भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। हरियाणा में आप अनेक जगह पे जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? मैंने बताया ना, भाजपा का वातावरण यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी तक ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। 2 बार से सरकार बन रही, लेकिन तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही। राहुल गांधी आज रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस। राहुल 2 बार से फेल हो रहा है, तीसरी बार और प्रचंड बहुमत से। वहीं ईरान के हमले के बाद बदले की आग में जल रहे इजराइल ने एक बार फिर लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक की है। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 17 हमले हुए हैं। भीषण हमले के बाद आग लग गई। एक फुटेज में इमारत से काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाई हमले से आसपास के घरों और पार्क पर ये हमले किए गए और वहीं गाड़ियों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसराइल ने बयान जारी कर कहा है कि बेरूत पर सटीक हवाई हमला किया गया है। सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि इसने मध्य बेरूत के बाचौरा पड़ोस में संसद के करीब एक इमारत को निशाना बनाया है। लेबनानी व्हाट्सएप ग्रुपों पर तस्वीर भेजी जा रही हैं। तस्वीरों में क्षतिग्रस्त इमारत दिखाई दे रही है। पहली मंजिल पर आग लगी हुई है। लेबनानी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि 3 मिसाइलें दाइया के दक्षिणी उपनगर पर गिरा है। ईरान ने इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और अन्य कमांडरों की मौत के जवाब में इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी हैं। ईरान कार्रवाई के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने संगठित तौर पर अपने आसपास के सभी देशों और संगठनों पर हमला करके उन्हें नेस्त नाबूद करना शुरू कर दिया है। जुलाई 2024 में हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत हुई। पेजर अटैक में इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान काफी आक्रामक हो गया है। हालांकि वो पहले भी कई मौकों पर इजराइल पर हमले कर चुका है।
हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।